मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास 6 का हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 11 पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते पढ़ने जा रहे हैं। यह एक निबंध है। इसे लेखिका हेलेन केलर जी ने लिखा है। विलक्षण प्रतिभा से संपन्न हेलेन केलर जी का यह कथन है कि शारीरिक अपंगता उन्नति और विकास में कभी भी बाधक नहीं होती। हेलेन केलर जी का जन्म 1880 27 जून 1880 ईस्वी में अमेरिका में हुआ है। ये एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा है। आप सब लोग कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा है जो सुन नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, मतलब सुन भी नहीं पा रहा है, देख भी नहीं पा रहा है, फिर भी वो पढ़ना लिखना सीख जाए और बोलना भी सीख जाए, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन भी जीने लगे और उसके जो योगदान है वो दुनिया के लिए यादगार बन जाए। तो ऐसी कौन थी? ऐसी हेलेन केलर थी। मतलब ये सुन भी नहीं सकती थी, देख भी नहीं सकती थी, फिर भी ये पढ़ना बोलना लिखना सीख गई थी और ये आकांक्षा के साथ, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ ये अपना जीवन जीती थी। हेलेन केलर जन्म से ही अंधी नहीं थी। जब ये 1.5 वर्ष की थी तो बचपन में इनको क्या हो गया था? एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनकी देखने की और सुनने की शक्ति चली गई थी। उनके माता पिता उसके लिए बहुत परेशान थे। उन्होंने उनका बहुत इलाज कराया लेकिन फिर भी वो कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी। इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित, जब ये कॉलेज में पढ़ती थी तभी इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, स्टोरी ऑफ लाइफ। इसमें ये लिखती हैं, इसमें इन्होंने क्या लिखा कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी इनकी 10 पुस्तकें हैं और सैकड़ों लेख भी प्रकाशित हुए हैं। मतलब 10 पुस्तकें भी हैं और इसके अलावा सैकड़ों लेख भी प्रकाशित हुए हैं। हेलेन केलर दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम करती थी। हेलेन केलर भारत भी आई थी। इस निबंध में कुछ कठिन शब्द भी आए हुए हैं, तो इन कठिन शब्दों के अर्थ जान लीजिए। परखने, परखने का अर्थ होता है जांचने। किसी चीज को हम परखते हैं या जांचते हैं, चेक करते हैं। अचरज, अचरज मीन्स आश्चर्य, जब हम किसी चीज को जानकर हमको आश्चर्य हो, हैरानी हो। रोचक, रोचक का मीनिंग होता है जो हमें बहुत अच्छी लगे, अच्छी लगने वाली। समा, समा का मीनिंग होता है वातावरण। मुग्ध, मुग्ध का अर्थ होता है मोहित। क्षमता, क्षमता का मीनिंग होता है ताकत। कद्र, कदर करना मीन्स पहचानना। आस, जब हम किसी से कोई आस लगाते हैं मीन्स उम्मीद करते हैं, आस का मीनिंग होगा उम्मीद। नियामत, नियामत का मीनिंग होता है ईश्वर की देन। इंद्रधनुषी रंग, इसका मीनिंग होता है अनेक प्रकार के रंग, क्योंकि आप जानते हैं ना इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं, मीन्स अनेक प्रकार के रंग। हेलेन केलर जी ने इस निबंध का नाम जो देखकर भी नहीं देखते क्यों रखा? क्योंकि हेलेन केलर जी को एक 1.5 वर्ष की उम्र की जब वो थी तो उनको एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी की वजह से वो देख भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी। लेकिन आप सब आश्चर्य मानेंगे कि इस सब के बावजूद भी उन्होंने पढ़ना सीख लिया, लिखना सीख लिया। इसीलिए उनने इस निबंध में इसी प्रकार का कुछ वर्णन किया है। वो कहना चाहती हैं
कि जब जिन लोगों के पास जो चीज होती है उन्हें उसकी कद्र नहीं होती, और जिनके पास जो चीज नहीं होती वो सब चीजों के कद्र समझते हैं। जैसे हेलन केलर जी को दिखता नहीं था, सुनाई भी नहीं देता था, लेकिन वो हर चीज को महसूस करके समझ जाती थी। तो वो एक अपने बात बताती हैं कि उनकी एक मित्र थी, वो अधिकतर ये अपने मित्रों में परखती रहती थी कि कौन क्या देखता है, कौन क्या सुनता है। एक बार की बात है, उनकी एक मित्र जंगल की सैर के लिए गई। तो जब वो जंगल की सैर से वापस आई तो हेलन केलर जी ने उनसे पूछा कि आपने वहां क्या क्या देखा। तो उनके मित्र ने तुरंत उनसे कह दिया, कुछ खास तो नहीं। अब ये बात सुन के उनको ज्यादा अचंभा नहीं हुआ। किनको? हेलन केलर जी को कोई भी अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि वो इस बात को भली भांति से समझने लगी थी कि जिन लोगों के पास जो चीज होती है उन्हें उसकी कीमत नहीं पता होती। क्योंकि वो ये कहती हैं कि, और वो ये सोचती भी हैं कि क्या भला ऐसा हो सकता है कि कोई जंगल जैसी जगह में जाकर घूमे, घंटों वहां घूमता रहे और उसको वहां पर कुछ भी दिखाई ना दे, या वो देखना नहीं चाहता, देखकर भी हर चीजों को अनदेखी करता है। क्योंकि जंगल में जाकर वहां का कितना प्राकृतिक सौंदर्य होता है और वहां की कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। लेकिन जब लेखिका ने उनसे पूछा कि आपने क्या देखा, तो उनने झट से आंसर दे दिया, उत्तर दे दिया कि मैंने कुछ खास तो नहीं देखा। लेखिका कहती हैं कि मुझ जैसे लोग मतलब कि मुझ जैसे, वो अपने आप को कह रही हैं कि जब मैं नहीं भी देख पाती तो भी मुझ जैसे लोग भी यदि ऐसी जगहों पर जाते हैं तो ऐसी सैकड़ों रोचक चीजें मिल जाती हैं जिन्हें हम छूकर महसूस करके समझ सकते हैं कि ये क्या चीजें हैं। और जिनके पास आंखें हैं वो ये चीज देखकर कुछ भी अनुभव नहीं करते। वो कहती हैं कि मैं भोजपत्र की चिकनी छाल को छूकर स्पर्श करके समझ जाती हूँ, मैं चीड़ की खुरदुरी छाल को भी छूकर मैं पहचान जाती हूँ कि ये क्या है। लेखिका को जो गुलाब होती हैं या फूलों की जो पंखुड़ियां होती हैं, उनकी जो घुमावदार रचना होती है ना, आपने देखा है गुलाब या फूलों की जो घुमावदार रचना होती है, उनको वो छूकर समझ जाती हैं। उनको ये सारी चीजों का अनुभव छूकर स्पर्श करके हो जाता है। लेखिका को फूलों की पंखुड़ियों की जो मखमली सतह होती है ना, उसको छूने में इनको अपार आनंद मिलता है। वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां भी खोजती हैं। लेखिका ने इन सब चीजों को प्रकृति का जादू कहा है। वो कहती हैं कि मुझे ये सब चीजें बेहद पसंद हैं और मैं इन सब चीजों को स्पर्श करके पहचान जाती हूँ। कभी कभी तो लेखिका ने कहा है कि मैं बहुत खुशनसीब हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा आनंदित हो जाती हूँ। कब? जब ये किसी टहनी पर इनने मान लीजिए अचानक से हाथ रखा तो इनको चिड़ियों की या किसी भी बहुत अच्छे पक्षियों की जब आवाज आती है तो इनको ये चीजें सुनकर बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। और कभी कभी जब ये झरने होते हैं ना, जो पानी बहता है, तो झरने के बीच में यदि ये उंगलियों को करती हैं तो इनकी उंगलियों के बीच से वो झरने का पानी गिरता है, तो उसका भी इनको एहसास होता है और ये चीज इनको बहुत बहुत ही अच्छी लगती है और इनके मन को बहुत आनंद की अपार आनंद प्राप्ति होती है इनको। लेखिका को चीड़ की जो फैली हुई पत्तियां होती है ना, और घास का मैदान जो होता है, घास पूरे में घास लगी होती है, वो भी इनको कैसी लगती है, जैसे कोई बहुत ही महंगा बहुत ही अच्छा कालीन हो, उसको वो ऐसा एहसास करती हैं कि जैसे कालीन, बहुत सुंदर कालीन बिछा हुआ हो, घास के मैदान का इनको ऐसा एहसास होता है कि जैसे वहां पर बहुत सुंदर बहुत महंगा कालीन बिछा हुआ है। उससे भी ज्यादा प्रिय होता है, महंगे कालीन से भी ज्यादा प्रिय घास का मैदान होता है और चीड़ की जो फैली हुई पत्तियां होती हैं। लेखिका कहती हैं कि मैं इन सब प्रकृति के जो इतना अच्छा सौंदर्य है, जो प्रकृति का जादू है, इन सब चीजों को छूकर मैं एहसास करके मुझे जब इतने आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन कभी कभी
उनका मन इतना मचल उठता है, उनको ऐसा लगता है कि काश मैं इतनी अच्छी अच्छी चीजों को देख पाती। मतलब उनको कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि जब मुझे इन चीजों को छूकर स्पर्श करके मुझे इतने आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो यदि मेरी आंखें होती, मैं इनको देख पाती, तो मुझे ये आनंद कितना दुगना प्राप्त होता। तो तभी वो ये चीज सोचती हैं कि जिन लोगों की आंखें नहीं होती, तो क्या वो तो हर चीज का आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन जिन लोगों की सचमुच में आंखें होती हैं, तो क्या वो कम देख पाते हैं? क्योंकि जब उनसे पूछो तो उनको ये प्रकृति का आनंद और प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति के जादू के बारे में जब वो किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं कर पाते, तो क्या जिनको दिखता है वो कम देखते हैं? इस दुनिया के जो इतने सुंदर अलग अलग रंग हैं, क्या वो उनकी संवेदना को नहीं छू पाते? लेखिका कहती हैं कि मनुष्य अपनी क्षमताओं की, मतलब मनुष्य के अंदर कितनी सारी क्षमताएं हैं, वो उसकी कद्र नहीं करता। वो अधिकतर उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वो ये सोचता रहता है कि मेरे में किसी चीज की कमी है, और वो अधिकतर उस चीज के पीछे भागता है जो चीज उसके पास नहीं होती। लेकिन हमारे पास जो चीजें हैं, हमें उसके साथ ही रहकर खुश रहना चाहिए। जबकि मनुष्य क्या करता है, अपनी क्षमताओं को एक साइड छोड़ देता है और उस चीज के पीछे पड़ा रहता है जो चीज उसके पास नहीं होती। लेखिका ने इसमें एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग, कितने दुख की ये बात होती है कि कुछ लोग दृष्टि के आशीर्वाद को अच्छे से नहीं समझ पाते, उसको एक नाजुक सी, ऐसे छोटी सी चीज समझते हैं। क्योंकि जब उनने अपनी, जैसे एक मित्र से पूछा तो उनने क्या कह दिया, कुछ खास तो नहीं। तो वो ये कहते हैं कि जब हम इन सब इतनी अच्छी अच्छी चीजों को, इतना प्राकृतिक सौंदर्य, और हमारे यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो प्रकृति का जादू है, उन सब चीजों को हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, तो हम इस दृष्टि के अपने जो आशीर्वाद हमको मिला हुआ है कि हम देख पाते हैं, इसे हम छोटा क्यों समझते हैं? इसे कुछ लोग साधारण सी चीज समझ लेते हैं, जबकि इससे हम, ये जो हमें नियामत की देन है, मतलब ईश्वर की देन, इसमें एक शब्द आया हुआ है नियामत, इसका अर्थ होता है ईश्वर की देन, जो भगवान ने हमें ये दिया है। इससे हम अपनी खुशियों को इंद्रधनुषीय रंगों से हरा भरा कर सकते हैं। इंद्रधनुषीय रंग क्यों कहा गया है? क्योंकि इंद्रधनुष में आपने देखा ना, 7 कलर्स होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो इसीलिए हम अपनी जिंदगी की खुशियों को इन इंद्रधनुषीय रंगों से हरा भरा कर सकते हैं। अब हम इस निबंध से संबंधित प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। जिन लोगों के पास आंखें हैं, वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? जैसा मैंने आपको बताया था ना कि हेलेन केलर कहती हैं कि जिनके पास आंखें हैं, जब वो अपनी एक मित्र से पूछती हैं तो उनकी मित्र कह देती हैं कुछ खास तो नहीं, तो उनको ये चीज़ लगती है, ऐसा चीज़ उनको एहसास होता है कि लोगों के पास जो चीज़ होती है, लोगों को उसकी कद्र नहीं होती, और वो हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहते हैं जो उसके पास नहीं है। दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। ये मैंने जब चैप्टर समझाया था तब आपको एक्सप्लेन किया था। इसीलिए अब हम इसके आंसर को कैसे लिखेंगे? लोगों के पास जो चीज़ उपलब्ध होती है उसका उपयोग वे नहीं करते, इसीलिए हेलेन केलर को ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? ये भी हमने चैप्टर में समझा था कि प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति का जो सौंदर्य है ना, और उसमें होने वाले दिन प्रतिदिन बदलाव को, मतलब जो चेंजेस होते रहते हैं, उसे हम प्रकृति का जादू कहते हैं, या उसे प्रकृति का जादू कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3,
कुछ खास तो नहीं। हेलेन की मित्रता ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? एक बार हेलेन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलेन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा। तब उनकी मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास तो नहीं। यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य इसीलिए नहीं हुआ, क्वेश्चन में पूछा है ना कि यह सुनकर उनको आश्चर्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लोग आंखें होने के बाद भी कुछ नहीं देख पाते, किंतु वे तो आंखें ना होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को केवल स्पर्श से ही महसूस कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखो। तो अभी हमने पाठ पढ़ा है और मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है, तो आपने देखा है ना, उसमें मैंने बताई थी कुछ चीज़ें। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। हेलेन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। दो चीज़ें बताई हैं ना उनने कि भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से मतलब छूकर ही पहचान लेती थी। उन्होंने और चीज़ें भी बताई हैं कि वे बसंत के दौरान टहनियों में जो नई कलियां होती हैं और फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, फूलों की जो पंखुड़ी होती हैं वो एकदम मखमली सी होती है ना, और उनकी घुमावदार बनावट, और आपने देखा होगा फूलों की पंखुड़ियों की बनावट एकदम घुमावदार होती है ना, उसको वे छूकर पहचान लेती थी। चिड़िया के मधुर स्वर को वे सुनकर जान लेती थी। फूलों की पंखुड़ी की घुमावदार संरचना समझ गए ना? ये देखिए आपके सामने एक फूल है, इसका देखिए जो पंखुड़ी है इसकी सतह भी एकदम मखमली होती है और इसकी संरचना भी घुमावदार होती है। क्वेश्चन नंबर 5, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? जब हम चैप्टर समझ रहे थे तो आपने देखा होगा सबसे लास्ट में ये लाइन आई थी। तो इस लाइन को पूछा है कि आपकी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है। इसका आंसर हम लिखेंगे कि इन पंक्तियों में हेलेन केलर ने जिंदगी में आँखों के महत्व को बताया है। उन्होंने आँखों के महत्व को बताया है कि हेलेन केलर कहती हैं कि आँखों के सहयोग से, आँखों की हेल्प से हम अपने ज़िंदगी को खुशियों के रंग बिरंगे रंगों से रंग सकते हैं। इंद्रधनुषी रंग का मतलब क्या होता है कि इंद्रधनुष में जैसा कि आपने देखा है ना कि 7 कलर्स होते हैं, इसीलिए रंग बिरंगे रंगों से रंग सकते हैं। और नियामत का अर्थ क्या होता है? ईश्वर की देन। भाषा की बात। इसमें एक क्वेश्चन है, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में अम्लताश, सेमल, कजरी आदि तरह तरह के पेड़ थे। अब ये एक वाक्य लिखा हुआ है। अब देखिए ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। नीचे ऐसे ही कुछ और समरूपी शब्द दिए हुए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करना है। नीचे देखिए कुछ शब्द दिए हो ना जो एकदम सिमिलर लग रहे हैं लेकिन इनकी मीनिंग डिफरेंट है। तो हम फर्स्ट देखते हैं, अवधि। अवधि, इसमें एक में छोटी ई की मात्रा आई है, एक में बड़ी ई की मात्रा आई है। तो जो अवधि है वो समय के लिए यूज़ हुआ है और अवधि वो भाषा के लिए यूज़ होता है। जैसे सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, यह पैसा 2 महीने की अवधि में लौटाना है, मतलब 2 महीने का हमको सिर्फ समय मिला है, उसमें हमको ये लौटाना है। और अवधि मतलब कवि तुलसीदास ने अवधि भाषा में कई ग्रंथ लिखे हैं, मतलब ये भाषा के लिए यूज़ हो गया।
अब मैं और मैं, जब माँ में एक मात्रा आती है तो वो मैं, और मैं मतलब ऐ की मात्रा। तो जब एक मात्रा आएगी तो वो किसी चीज़ के बीच के लिए, जैसे चाय में चीनी डाल दो। और जब मैं, तो वो खुद के लिए यूज़ होता है, हम अपने लिए मैं लिखते हैं, ऐ की मात्रा। मैं तुमसे दुखी हूँ। मेल, मेला। थर्ड है, तो मेल का मतलब होता है दोनों भाइयों में कोई मेल नहीं है। मतलब ये क्या समझ में आ रहा है, सिमिलैरिटी, समानता के लिए यूज़ कर रहे हैं कि इन दोनों में कोई मेल नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है। और मैला, मैला मतलब गंदा। यह कपड़ा मैला हो गया है। और लिखने में दिख रहा है ना, दोनों इक्वल जैसे लगते हैं, लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग होती है। इसके बाद फोर्थ आता है, उसमें है और किसी की तरफ इशारा के लिए, और किसी चीज के बीच के लिए, जैसे मुझे कलम और कागज दो। नेक्स्ट है दिन और दीन। दिन देखिए कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक में छोटी की मात्रा है, एक में बड़ी की मात्रा है। तो दिन मीन्स होता है राम 4 दिनों से काम से गायब है, मतलब इसमें दिन के लिए ही यूज़ किया, डेज। और दीन जिसमें बड़ी की मात्रा होती है, रामू बहुत दीन है। दीन मतलब दुखी है, बहुत गरीब है, दीन के लिए, गरीब के लिए यूज़ हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट है सिल और सील। सिल पर पिसे मसालों को लाओ, और सील इस बोतल की सील तोड़ो। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। एक सिल है जिसमें हम मसाले वगैरह पीसते हैं, और एक सील है जो किसी भी बॉटल वॉटल में लगी रहती है, जब वो पैक होता है फिर हम उसको खोल के अलग करते हैं।